दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बेताल 25। ये विक्रम और बेताल की कॉमिक्स है। ये 125 पेज की कॉमिक्स है। तो मैं इसे कई पार्ट बनाऊंगा। वैसे इसमें सभी कहानियां अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी कहानियां पूरी होंगी जो भी पार्ट बनेंगे। तो पढ़ते हैं पहला पार्ट, समझ का फर्क। मरघट में चलते हुए सिरस के वृक्ष पर लटके बेताल को राजा विक्रम ने वृक्ष से उतारकर कंधे पर लादा और पुनः अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। तुम धन्य हो राजन, किसी को दिए हुए वचन को निभाने वाले यूं तो पृथ्वी पर अनेक व्यक्ति मिलेंगे, किंतु तुम जैसा धैर्यवान और साहसी व्यक्ति शायद ही कोई मिले। भयानक काली अंधेरी रात में अपने महल की सुखद सैया को छोड़कर भूत प्रेतों से भरे इस महाश्मशान से मुझे उठाकर बार बार ले जाना, और वह भी एक क्षण का विश्राम किए बिना, यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभव है। मैं जानता हूँ कि तुझे उस धूर्त योगी ने बहकाया हुआ है। वह तेरे द्वारा अपना एक विशिष्ट कार्य सिद्ध करना चाहता है। मुझे यह भी मालूम है कि तू अपने हट से डिगने वाला नहीं। अतः तेरे शर्म को भुलाने के लिए मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। शर्त वही है, यदि कहानी के दौरान तूने अपना मौन भंग कर दिया तो मैं पुनः यही लौट जाऊंगा जहां से तुम मुझे लेकर आए हो। तब बेताल ने ये कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है राजन। समरपुर नामक एक समर्थशाली विशाल देश था, जिसका राजा बहुत न्यायप्रिय, दानी और पराक्रमी था। उसका नाम अभय सिंह था। राजा अभय सिंह की दो रानियां थी, जिनमें सगी बहनों से भी अधिक प्यार था। उन दोनों रानियों से राजा को एक ही समय में दो दो संतानें प्राप्त हुई थी। बड़ी रानी ने जुड़वा पुत्रों को तथा छोटी रानी ने जुड़वा पुत्रियों को जन्म दिया था। फिर जब बच्चे जवान हो गए तब एक दिन, महाराज, अब आपको दोनों पुत्रियों के विवाह की फिक्र करनी चाहिए। वे अब सयानी हो गई हैं। लेकिन महाराज, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारी दोनों बेटी रूप और गुणों की खान है। उन जैसी सुंदरता देवलोक में तो संभव है देखने को मिल जाए, पर पृथ्वी पर निश्चय नहीं मिलेगी। ठीक है, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन हम पहले राजकुमार का विवाह करेंगे, ताकि राजकुमारियां जब अपनी ससुराल चली जाए तो ये महल सूना न लगे, उनकी कमी बहुओं से पूरी हो जाए। और ऐसा हुआ। सुंदर और युवा राजकुमार का विवाह रूप और गुणों में उन्हीं के समान श्रेष्ठ दो भिन्न भिन्न देशों की राजकुमारियों के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन जब रूप और गुणों में बेमिसाल रश्मि और किरण नाम की दोनों राजकुमार के लिए योग्य वरों की तलाश शुरू हुई, तो राजा भैसिंह चिंतित और परेशान हो उठे। महाराज, जौनपुर का राजकुमार हमारी राजकुमारी के योग्य नहीं है। ओह! राजा भैसिंह ने अपने दूत पूरी दुनिया में दौड़ा दिए। फिर एक एक करके दूतों ने लौटना शुरू किया। महाराज, मुझे आपने अजयगढ़ के 40 राजकुमार को देखने भेजा था। वह सुंदर तो है महाराज, लेकिन हमारी राजकुमारी के योग्य नहीं। ओह अच्छा, तुम सुनाओ रतन सिंह। तुम्हें हमने वीरगढ़ के 7 राजकुमारों से मिलने भेजा था। मैं उन्हीं से मिलकर लौटा हूँ, लेकिन क्षमा करें महाराज, वह हमारी राजकुमारी के योग्य नहीं है। राजा वैसिंह का सारा समय इसी चिंता में बीतने लगा। तो क्या रूप और गुणों की खान मेरी पुत्रियां अविवाहित ही रहेंगी? महाराज, अगर प्राणदान मिले तो एक आखिरी उपाय बताऊं? हाँ बताओ महामंत्री। महाराज, स्वयंवर का आयोजन कीजिए। पूरी दुनिया में घोषणा करवा दीजिए, रूप और गुणों में पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी के स्वयंवर में गरीब अमीर राजा महाराजा सभी आमंत्रित है। कुल गोत्र जाति आदि जैसी कोई भी बंदिश नहीं है। राजकुमारी के भाग्य में जो लिखा हुआ है होगा तो वही। इसलिए हमें भी आपका यह परामर्श उचित ही जान पड़ता है। और राजा की आज्ञा से देश देश, नगर नगर और गांव गांव में राजकुमारी के संवर की घोषणा करवा दी गई। अगले माह पूर्णवासी को राजकुमारी का संवर रचा जाएगा। विवाह के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को संवर में शामिल होने के लिए राजा भैसिंह की ओर से निमंत्रण है। और फिर मिलो लंबे एक मैदान में राजाओं, राजकुमारों, सामंतों, रईसों सहित अनेक लोग संवर में शामिल होने आए। आम नागरिकों के ठहरने की ऐसी उचित व्यवस्था की गई जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कुछ दिनों बाद देश विदेश के मेहमानों के आने का तांता लग गया। हजारों राज कर्मचारी मेहमानों की खातिरदारी में लग गए।
मेहमान जो चीज मांगते वह तुरंत हाजिर कर दी जाती। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखा गया था। सबको मेहमान का एक ही दर्जा हासिल था। फिर आया संवर वाला दिन। उसी मैदान में सबके बैठने के लिए यथोचित व्यवस्था की गई। एक मंच पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों द्वारा बनाए गए राजकुमार के चित्र लगाए गए। उसी मंच पर राजा भैसिंह की ओर से महामंत्री ने घोषणा की। स्वयंवर की पहली शर्त उनके लिए जिनके पास अपने घोड़े हैं। शर्त यह है, पूर्व दिशा में 40 कोस दूर एक शिव मंदिर है, जहां आज दो राज पताकाएं फहराई गई है, और यहाँ से सभी घुड़सवार एक साथ दौड़ शुरू करेंगे, और जो दो घुड़सवार शिव मंदिर पर फहरारी राज पताकाएं उतार लाएंगे, उन्हें विजयी घोषित किया जाएगा। दूसरी शर्त उन प्रतियोगियों के लिए है जिनके पास घोड़े नहीं है। शर्त वही है, पश्चिम दिशा में 20 कोस दूर मेरू पर्वत है। उस पर्वत पर भी दो राज पताकाएं फहराई गई हैं। जो प्रतियोगी वे राज पताकाएं को उतार लाएंगे, उन्हें विजेता माना जाएगा। इस प्रकार 4 प्रतियोगी शेष रह जाएंगे, जिनमें से 2 का चयन करने के लिए एक दूसरी शर्त रखी गई है। वह शर्त यह है कि एक जलकुंड के मध्य में एक खंभे पर एक बनावटी मछली लटकाई गई है। चारों प्रतियोगी जलकुंड में देकर उस मछली की आंख को तीर से बींधेंगे। जो इसमें सफल होगा वही विजेता कहलाएगा। और फिर वहां से पहले घुड़सवार रवाना हुए। घुड़सवारों के जाने के बाद वहां सिर्फ वह गरीब प्रतियोगी रह गए जिनके पास घोड़े नहीं थे, क्योंकि सभी राजा राजकुमार तथा रईस अपने साथ घोड़े लाए थे। उनमें से कुछ तो अपने साथ एक नहीं दर्जनों घोड़े और नौकर चाकर लाए थे। शानदार रथों में सवार होकर आए थे। अतः अब सभी पैदल प्रतियोगियों को मेरू पर्वत की ओर रवाना किया गया। इशारा होते हुए सब अपनी पूरी शक्ति से दौड़ पड़े। मंदिर की ओर जाने वाले घुड़सवार को रास्ता बताने के लिए मार्ग में राज सैनिक मौजूद थे। कृपया यहाँ से दाईं ओर मुड़िएगा। इसी प्रकार पैदल दौड़ लगाने वालों को भी मेरू पर्वत का रास्ता बताने के लिए पूरे मार्ग में सैनिक मौजूद थे। कृपया यहाँ से बाईं ओर मुड़िएगा। सबसे पहले मैदान में घुड़सवार विजेता राज पताका फहराते हुए पहुंचे। उनके स्वागत के लिए स्वयं राजा भैसिंह वहां मौजूद थे। राजा ने उनका परिचय प्राप्त किया। मैं सुमनगढ़ का राजा गजेंद्र सिंह हूँ। मैं विनयपुर का सेनापति भीमराव हूँ। फिर पैदल विजेता लौटे। राजा ने भी उनका उसी प्रकार स्वागत किया जैसे घुड़सवारों का किया था, और उनसे उनका परिचय प्राप्त किया। महाराज, मैं इसी देश के एक गरीब किसान का बेटा हूँ। नाम है विजय कुमार। मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ महाराज, और एक लोहार का बेटा हूँ। नाम है अजय कुमार। और फिर दूसरी प्रतियोगिता आरंभ हुई। पहले निशाना कौन डालेगा, इसका निर्णय उनके नामों की पर्ची डालकर किया गया था, जिसके अनुसार पहला नंबर सुमनगढ़ के राजा गजेंद्र सिंह का था, पर राजा का निशाना चूक गया। दूसरा नंबर एक लोहारी युवक का था, उसने मछली की आंख बीन दी। तीसरा नंबर सेनापति का था, जो असफल हुआ। फिर किसान युवक की बारी आई, और उसने भी मछली की आंख बीन दी। आश्चर्य! जिन श्रेष्ठ युवकों को मैं अपने पूरी दुनिया में खोज रहा था, वह मुझे अपनी देश में मिल गए। यह दोनों गरीब युवक सुंदर भी हैं और गुणवान भी। राजा ने तुरंत महामंत्री को हुक्म दिया, महामंत्री जी, दोनों को राजसी सम्मान से राजमहल पहुंचाया जाए। राजमहल में यह बात राजकुमारियों पर छोड़ दी गई कि वह उन दोनों में से किसी को भी जो जिसे पसंद हो उसे वरमाला पहना दे। अतः विजय और अजय को राजसी ठाट बाट से सजाकर राजकुमारी के पास पहुंचा दिया गया। किसके गले में डालू वरमाला? दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर मोहनी सूरत वाले हैं। दोनों बहनों ने कुछ कानाफूसी की, फुसफुसाहट, और इस प्रकार सुंदरता और गुणों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारियों ने कानाफूसी करके एक निर्णय लिया। और बड़ी राजकुमारी ने, जिसका जन्म छोटी राजकुमारी से 4-5 मिनट पहले हुआ था, अपने निर्णय से उन दोनों युवकों को अवगत कराया। देखिए, हम दोनों बहनें समझ नहीं पा रही है कि कौन किसे वरमाला पहनाए, क्योंकि आप दोनों एक ही जैसी सूझबूझ व शौर्य का प्रदर्शन करके संवर के विजेता बने हैं, तथा हमारे भाग्य से आप दोनों का अद्भुत सौंदर्य भी
समान रूप से आकर्षक है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल सूर्यास्त के समय इस महल से रवाना होकर दक्षिण दिशा के घने जंगल में स्थित हवा महल में तुम दोनों में से जो पहले पहुंचेगा उसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, और जो बाद में पहुंचेगा उसे मेरी छोटी बहन किरण वरमाला पहनाएगी, और हम दोनों बहनें तुमसे पहले वहां पहुंच चुकी होंगी। मुझे शर्त मंजूर है। मुझे भी यह शर्त मत स्वीकार है। लेकिन महाराजा बैसिंह ने उन्हें टोका। ठहरो, आप दोनों का इससे एक अतिरिक्त शर्त पूरी करने का भी इनाम मिलेगा। जो हवा महल में पहले पहुंचेगा हम उसे इस देश के पूरी भाग के 200 गांवों का राजा घोषित करके अपने हाथों से उसका राज तिलक करेंगे, और जो बाद में पहुंचेगा उसे हम अपने राज दरबार में उसका मनचाहा पद और सम्मान देंगे, ताकि हमारी दोनों पुत्रियां उस राजसी वैभव से वंचित न हो जिसकी वह आदि हैं। और इस प्रकार अब उन युवकों में 200 गांवों का राजा बनने की ओर बंध गई। अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही सेनापति ने शाही सेना के कुछ सर्वश्रेष्ठ घोड़े उन दोनों युवकों को दिखाए। दोनों युवकों ने उनमें से अपने मनपसंद घोड़े छांट लिए, और फिर सूर्यास्त के समय महामंत्री ने उन दोनों युवकों को एक साथ महल से रवाना कर दिया। दोनों का रास्ता एक था, मंजिल एक थी, तथा दोनों अपने संपूर्ण जोश और खरोश से घोड़े दौड़ा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में जय सिंह ने विजय कुमार को कई कोस पीछे छोड़ दिया और घने जंगल में प्रवेश कर गया। घना जंगल है, भटकने का डर है, इसलिए रास्ता पूछ लेना चाहिए। उस कुटिया पर चलो। उस कुटिया पर उसे एक महात्मा मिले। बाबा, क्या हवा महल पहुंचने का रास्ता यही है? हाँ बालक, हवा महल जाने के लिए एक रास्ता यह भी है, और यह रास्ता छोटा है। लेकिन छोटा होने पर भी यह रास्ता देर से मंजिल पर पहुंचाता है। इसलिए एक रास्ता उधर से भी जाता है जो लंबा होने के बावजूद छोटा है, लेकिन तुम्हें 7-8 कोस अधिक चलना होगा। अब यह तुम्हारी इच्छा कि छोटा रास्ता चुनो या लंबा। कोई मूर्ख ही होगा जो इस छोटे रास्ते को छोड़कर उस लंबे रास्ते को चुनेगा जो 7-8 कोस से अधिक लंबा है। इसलिए मैं तो चला इसी छोटे रास्ते पर। अजय के जाने के कुछ ही देर बाद विजय भी वहीं आ पहुंचा, और उसने भी महात्मा से रास्ता पूछा, तो महात्मा ने उसे भी वहीं जवाब दिया। लेकिन छोटा होने पर भी यह रास्ता बहुत देर में पहुंचाता है बालक, और जो रास्ता उधर से जाता है वह जल्दी पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हें 7-8 कोस अधिक चलना पड़ेगा। अभी तुमसे पहले तुम्हारे जैसा ही जो युवक आया था वह छोटे रास्ते से गया है। महात्मा की बात सुनकर विजय सोच में पड़ गया। फिर जैसे महात्मा की बात का रहस्य उसकी समझ में आया, वह मुस्कुरा उठा, और उसने अपना घोड़ा लंबे रास्ते की ओर मोड़ दिया। बेशक विजय को 7-8 कोस अधिक चलना पड़ा था, लेकिन वह छोटे रास्ते से रवाना होने वाले जय सिंह से पहले वहां महल में पहुंच गया, जहां राजकुमारी रश्मि ने उसका स्वागत वरमाला पहनाकर किया। अजय सिंह वह पूरा दिन गुजारने के बाद शाम को बड़ी खस्ता हालत में हवा महल पहुंचा। ओह, ओह, इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, महात्मा की इस बात में ऐसा क्या रहस्य था कि छोटे रास्ते पर चलने वाला सचमुच देर में पहुंचा और लंबे रास्ते पर चलने वाला जल्दी पहुंचा? अगर तुम जानते हुए भी न बोलोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। महात्मा की बात में कोई रहस्य नहीं था बेताल, यह सिर्फ समझ का फर्क था। महात्मा ने साफ साफ कह दिया था कि छोटा रास्ता देर में पहुंचाएगा, अर्थात वह छोटा रास्ता बहुत दुर्गम रास्ता होगा। उस रास्ते पर दलदल, हिंसक जानवरों अथवा झाड़ जंकड़ों की ऐसी भरमार होगी जिनमें राहगीर उलझकर देर में पहुंचते होंगे, जबकि लंबा रास्ता साफ सुथरा था जिस पर राहगीर बिना किसी बाधा में उलझे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। तुमने ठीक कहा राजन, अजय सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था। छोटे रास्ते पर पहले वह दलदल में गिरा। बहुत मुश्किल से वह स्वयं और अपने घोड़े को दलदल से निकाल पाया। फिर 4 बार उस पर हिंसक जानवरों ने हमला किया, जिनका बहादुरी से मुकाबला करते हुए अजय रास्ता भटक गया, और फिर आदिवासियों से रास्ता पूछते पाछते वह हवा महल तक पहुंच गया था। महल में सैनिकों की मदद से विजय और दोनों राजकुमारों ने अजय के घाव को धो पोंछ कर उनका उपचार किया। फिर उससे पूछा कि उसका ये हाल कैसे हुआ। यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए भूलवश मैंने छोटा रास्ता पकड़ा, और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ।
तो राजन, जो आदमी बात की गहराई में जाए बिना तुरंत निर्णय ले लेते हैं, मुसीबतें हमेशा उन्हीं को झेलनी पड़ती है। जबकि किसान युग विजय की भांति जो बात की गहराई में पहुंचकर निर्णय लेते हैं, उन्हें 200 गांवों का राज्य हासिल हो जाता है। लेकिन तुमने मौन भंग कर दिया राजन, इसलिए मैं वहीं चला जहां से तुम मुझको लाद कर ला रहे हो। तो दोस्तों, एक कहानी इसकी यहीं पे समाप्त होती है और यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। इससे आगे जो दूसरी स्टोरी है, लोहार और उसकी पत्नी, इसका मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा और ये सब आपको धीरे धीरे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अगर अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी मनपसंद कोई भी कॉमिक्स का नाम लिखिए और वो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपकी मनपसंद सारी कॉमिक्स यहाँ मिल जाएंगी आपको। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।